ऑल ऑफ यू, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सारे लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया हो, बहुत शानदार हो और मेरे सारे दिसंबर 23 के सी फाउंडेशन के बच्चों की तैयारी जोरों शोरों से चल रही होगी। परीक्षा बहुत नजदीक आ चुकी है और आपकी तैयारी भी अब ऑलमोस्ट फाइनल राउंड्स में चल रही है। तो जैसा कि आप थंबनेल से मेकआउट कर ही पाए होंगे, आज की इस वीडियो का बहुत छोटे से वीडियो का बहुत छोटा सा इंटेंशन है, बस आपको ये समझाना है कि आप अपने बिजनेस लॉस के पेपर को एक्सेल कैसे कर सकते हो। 3 ट्रिक्स है मेरे पास और चौथी बोनस के फॉर्म में है। तो ये ट्रिक्स आपको हेल्प करेंगी अपने बिजनेस लॉस के पेपर के प्रेजेंटेशन को सुपर फाइन करने में। क्योंकि इंपॉर्टेंट सी तो बात है ये कि यार बिजनेस लॉस के पेपर की बात करी जाए तो बच्चों को यहाँ पर ना थोड़ी दिक्कत तो आती है। कंटेंट, concept, presentation. There are a lot of things that the students face a problem. हालांकि रेगुलर क्लासेस में और मेरे पहले के काफी सारे वीडियोस में आई हैव बीन हेल्पिंग यू आउट इन एवरी पॉसिबल वे एंड मैनर, जिसमें कि मैंने आपको ये बताया है कि कैसे आप अपने बिजनेस लॉस के पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो, वहां पर आंसर्स कैसे लिख सकते हो। आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 ट्रिक्स बताने वाली हूँ और चौथा बोनस, जो कि आपको हेल्प करेगा ये समझने में कि आने वाले एग्जाम यानी दिसंबर 23 के लिए आप बिजनेस लॉस के पेपर को कैसे प्रेजेंट करोगे बेस्ड ऑन द मॉक टेस्ट परफॉर्मेंसेस, बेस्ड ऑन द the advisories and instructions that have been issued by the institute. My interpretation can be summed up in these 3 tricks. तो इन्हें बहुत बहुत शांति से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को आखिर तक पूरा सुनिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपको वो सारे ट्रिक्स बताने वाला है जो कि सीए फाउंडेशन के दिसंबर 23 के बिजनेस लॉस के पेपर को आउटस्टैंडिंग करने वाले। ओके, शुरुआत करते हैं। पहला ट्रिक, रीड द क्वेश्चन वेरी प्रॉपरली। बच्चों यहाँ ना आधे बच्चे गड़बड़, क्वेश्चन को प्रॉपर्ली पढ़ा ही नहीं और आंसर लिखना शुरू कर दिया। एंड मेनी अ टाइम्स ये होता है कि हमने आंसर लिख दिया और अगले क्वेश्चन पे जा रहे थे तो पिछले क्वेश्चन पे नजर पड़ी और पता चला ओ माय गुडनेस, यहाँ तो ये पूछा था और मैंने ये लिख दिया। और उसी समय ना पूरे के पूरे कॉन्फिडेंस लग जाती है बुरी तरीके से। अच्छे से लिखा, ढंग से अटेम्प्ट करा और उसके बाद ये रियलाइज हो रहा है 4 5 6 8 मिनट दे दिए आंसर को अटेम्प्ट करने के लिए और बाद में ये रियलाइज हो रहा है कि शिट मैंने गलत। यू कर्स योरसेल्फ लाइक एनीथिंग। बच्चों ऐसा ना हो, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल होता है। परीक्षा के हॉल में जब आप बैठे एग्जामिनेशन हॉल में, यू ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ प्रेशर। आपको अपना पेपर पूरा करना है, प्रेजेंटेशन प्रॉपर रखना है, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर कंप्लीटिंग, यू हैव लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम योर ओन सेल्फ एंड देयर सो मेनी थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन इन योर माइंड। उस समय में बहुत 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 कौतूहल मचा हुआ होता है, बहुत सारी चीजें दिमाग में चल रही होती है, तो ये बहुत नॉर्मल होता है। बट इसे आप फाइट अप कर सकते हो। अपने पेपर को, क्वेश्चन को शांति से ध्यान से पता है। इसका एक एग्जांपल भी दे देती हूँ मैं आपको क्विकली, ज्यादा बिना आपका समय लिए, क्योंकि आई नो एग्जाम्स आर जस्ट ऑन योर डोर, बहुत ज्यादा समय नहीं लेना है। बट प्रैक्टिकली ये जो प्रॉब्लम बच्चों ने फेस करी है वो बता रही हूँ मैं आपको। कुछ ही दिन पहले एक सवाल हल करा रही थी मैं राइटिंग प्रैक्टिस के सेशन में, जहाँ क्वेश्चन में एलएलपी और पार्टनरशिप को डिफाइन करा गया था और नीचे लिखा गया था कि बेस्ड ऑन द कंप्लायंसेस एंड लीगल फॉर्मेलिटीज इन्वॉल्व, डिफरेंशिएट बिटवीन पार्टनरशिप एंड एलएलपी। 4 नंबर का क्वेश्चन था। बच्चे ने जहां देखा डिफरेंशिएट बिटवीन एलएलपी एंड पार्टनरशिप है, खट 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 करके 4 5 पॉइंट बस एलएलपी पार्टनरशिप के लिख दिए। एक को पार्टनरशिप एक्ट चलाता है, फिर एलएलपी ऐसी होती है, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी होती है, एलएलपी की लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, एलएलपी में परपेचुअल सक्सेशन होता है। सारी कैरेक्टरिस्टिक लिखी और आंसर खत्म। आपने ध्यान नहीं दिया, क्वेश्चन ने आपसे पूछा था differentiate between LLP and partnership based on the compliance and legal formality involved। तो जो compliances और legal formality है, इन्हें बनाने, इन्हें चलाने, इन्हें खत्म करने के वो पॉइंट डिफरेंस बिटवीन में देने होते हैं बच्चों। गवर्निंग एक्ट इनके कौन से होते हैं ये बताओ। एक में डेजिग्नेटेड पार्टनर लगता है, एक में डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं लगता। एक को बनाने के लिए एलएलपी ए यानी अग्रीमेंट की जरूरत होती है और वो अग्रीमेंट रजिस्टर कराना पड़ता है रजिस्टर ऑफ कंपनीज के पास, जबकि पार्टनरशिप में तो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी ही नहीं होता है।
एक को प्रॉपर इनकॉर्पोरेट करा जाता है फिलिप नाम के फॉर्म के साथ और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है, जबकि पार्टनरशिप में इनकॉर्पोरेशन शब्द का इस्तेमाल ही नहीं होता है। पार्टनरशिप के वाइंडिंग अप को अगर करना है तो ये एट विल है, तो विल से खत्म हो जाएगी, पार्टनर नोटिस से खत्म हो जाती है, टाइम से तो जैसे ही टाइम लैप्स होता है। लेकिन एलएलपी का वाइंडिंग अप या तो वॉलंटरी होता है, पार्टनर्स चाहे तो, या ट्राइब्यूनल कर सकते हैं पार्टनर्स के कहने पर, या अगर वो जो पॉइंट्स दिए गए अगर वो सर्कमस्टांसेस फिट बैठे, ये पॉइंट डालना है। तो क्वेश्चन प्लीज ध्यान से पढ़िए। दिस इज वन ऑफ द वेरी बिग मिस्टेक्स दैट द स्टूडेंट्स मेक इन द फाइनल एग्जामिनेशन एट द टाइम ऑफ अपियरिंग देयर पेपर, एंड दिस लीड्स टू रिडक्शन ऑफ मार्क्स एंड देन वी आर पजल्ड नंबर कहाँ। 4 नंबर का क्वेश्चन था, यहाँ पर अगर ये 4-5 पॉइंट जो आपने लिख दिए होते ना, जो मैं बता रही हूँ वो नहीं, जो मैं पहले बोली कि बच्चे लिख देते हैं कि कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी और ये सब, कहाँ से नंबर मिले? क्वेश्चन सीधे बोल रहा है भैया लीगल फॉर्मेलिटी के आधार पे डिफरेंस करो, और आप तो बोले कि एक में लाइबिलिटी लिमिटेड, एक में, उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, उसके फीचर्स हैं, नॉट द लीगल फॉर्मेलिटीज। So be very specific and read the question very 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 clearly। आसपास डिस्टरबेंस हो रहा है, कान बंद कर लेना ताकि शांति से कोई क्वेश्चन पढ़ पाओ आप। आसपास बच्चे बात कर रहे हैं तो इन्विजिलेटर को बोल देना उन्हें चुप कराइए, और नहीं तो अपने कान बंद कर लेना और शांति से क्वेश्चन पढ़ना, और उसके बाद ही उसे, ओके। पहला ट्रिक। दूसरा, राइट वेरी वेरी प्रॉपर्ली, एंड हियर कम्स कंटेंट, स्पीड एंड प्रेजेंटेशन। आपके आंसर का कंटेंट जो पूछा जाए वो होना चाहिए। अब कैसे क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, डिफरेंस बिटवीन भी आते हैं, और केस स्टडीज तो आती है। कंसेप्चुअल और थ्योरेटिकल अगर दोनों को देख लिया जाए तो लॉ के पोर्शन में समवेयर अराउंड 80-20 का रेशियो चलता है इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस 80% एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चन 20 या कभी कभी 25% में भी है। तो अब जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन लिख रहे हो, प्रैक्टिकल केस स्टडी लिख रहे हो, जहां कोई सेक्शन है या कोई केस लॉ पूछा गया है, तो मेक श्योर यू आर बिगिनिंग अप विद दैट प्रोविजन ऑफ लॉ, दैट सेक्शन ऑफ लॉ और दैट केस लॉ रेफरेंस, देन गिव द फैक्ट्स एंड देन गिव द कंक्लूजन। बहुत इंपॉर्टेंट है आखिर में कंक्लूजन वर्ड लिखना है यार, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अब अगर अब क्वेश्चन 3 नंबर में आया तो आप फैक्ट और कंक्लूजन को जोड़ के लिख लेना, समय बच जाएगा। और वही क्वेश्चन अगर 6 नंबर में आया तो तीनों सब हेडिंग्स प्रॉपरली डालना और हर एक 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 चीज को प्रॉपरली लिखना, सेक्शन को अंडरलाइन करना, केस रेफरेंस अंडरलाइन करना। सही याद हो तो लिखना, गलत मत कोट करना। यही मेरा तीसरा ट्रिक भी है, यहीं पर ही अभी और डिटेल में इस बारे में बताऊं। सो कंटेंट टू द पॉइंट रखना, फ्रेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सिंगल लाइन के डायरेक्ट क्वेश्चन आए, जैसे एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट विल एंड स्टेट द सर्कमस्टेंसेस वेयरइन इट कैन बी लिफ्टेड, डायरेक्ट क्वेश्चन। तो पहले कॉर्पोरेट विल का मतलब बताओ, उसको एक्सप्लेन करो 2 से 3 लाइन में। फिर उसके बाद लिफ्टिंग का मतलब बताओ, लिफ्टिंग कॉर्पोरेट विल का क्या मतलब होता है, और फिर वो 4 से 5 केसेस बेस्ड ऑन नंबर ऑफ लाइक मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन, कि 3 नंबर में है कि 4 नंबर में है कि 5 नंबर, और फिर वो केस लॉज लिखो, नाम लिखो और समझाओ। तो ये फ्रेमिंग, ये प्रेजेंटेशन, इस तरीके से आंसर को पुटअप करना। अगर रीडिंग इंपॉर्टेंट है तो प्रॉपर राइटिंग। बच्चों अल्टीमेटली ये ओरल एग्जाम नहीं है, रिटन एग्जाम है, एंड द नंबर, द मार्क्स आर गिवन ओनली बेस्ड ऑन व्हाट यू आर पुटिंग अप इन द आंसर। स्केल से लाइन खींचना है, स्केल से लाइन खींचना है, ये हमेशा बोला जाता है, ध्यान रखना। फिर भी कई बच्चे स्केल ले जाना भूल जाते हैं फाइनली। आप अकाउंटिंग फॉर्मेट ड्रॉ कर रहे हो, लाइक आपके बैलेंस शीट के, जो भी दूसरे हैं, कहीं पर भी अगर आप वर्किंग नोट्स के लिए मार्जिन खींच रहे हो, हाथ से लाइन मत खींचो, इट लुक्स वेरी अनटाइडी। काटा पीटी जितनी हो उतनी कम करो यार, जितनी हो उतनी कम करो। ओवर राइटिंग मत करो, राइटिंग, ओवर राइटिंग तो बिल्कुल ही अच्छा इंप्रेशन। उससे तो बेहतर है एक लाइन से काट दो कि ये गलत हो गया और फिर नीचे लिख दो, उसी को सुधार सुधार के लिखने और गलत करने के चक्कर में या बिगाड़ने के चक्कर में। समझ रहे हो ना? काट दिया, कई बार बच्चे आंसर कुछ गलत हो जाता है, काट देते हैं और नीचे सॉरी लिख देते हैं। अरे व्हाट द हेल इज दिस, सॉरी वॉरी क्या होता है, ये सब कुछ नहीं लिखना बच्चे। गलत हो गया, काटो, नीचे से लिखना शुरू। जितना नीट और क्लीन कॉपी होगी ना, नंबर उतने अच्छे आते हैं, सीधी बात है यार। और जितना कचड़ गंदा फैलाओगे, जितनी गंदगी कॉपी में फैलाओगे, नंबर वैसे ही फैला हुआ मिलेगा, और क्या। सीधी सी बात है। जमी हुई व्यवस्थित चीज तो सभी को अच्छी लगती है, हमेशा आंखों को सुहाती है। तो आपकी आंसर शीट अगर गंदी है, अगर उसमें आपने राइटिंग बेकार लिखा है, प्रेजेंटेशन ढंग का नहीं है, लाइन आपने हाथ से खींच दी है, स्केल का आपने इस्तेमाल नहीं करा है, ओवर राइटिंग आपने कर दिया है,
काट के ऐसे पूरा इतना नहीं काटना है, 1-2 लाइन से काटो, इनफ है, समझ पड़ता है काट। कीप योर आंसर शीट टाइडी एंड क्लीन प्लीज। प्रेजेंटेशन में ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सिर्फ कंसेप्ट दिमाग में याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, दिमाग में तो है, लिखना भी तो आना चाहिए। और वही तो ये एग्जाम चेक कर रही है, वही तो ये एग्जामिनेशन चेक करने के लिए होता है, तो वो करिए, वो जरूरी है। समझे? तो रीड करिए प्रॉपर्ली, आपका पहला ट्रिक है। दूसरा, आंसर को ठीक ढंग से फ्रेम करिए, उसकी राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे प्रॉपर्ली लिखिए। और तीसरा और आखिरी, बच्चों, सेक्शंस, एक्ट के ईयर और उसके साथ केस लॉस, अभी बोली थी फिर रिपीट कर रही हूँ, तीनों ट्रिक्स में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज गलत मत लिखिएगा। आपको नहीं आ रहा है, आपको कंफ्यूजन है, क्लियर नहीं हो रहा, एक्सपेल्शन ऑफ पार्टनर 33 है कि 32 है, बच्चे ने पूरा आंसर लिख दिया, पूरा सही लिखा है, सेक्शन 33 के बजाय 32 डाल दिया, पूरा आंसर कटने का चांस होता है, जीरो मिलने का चांस होता है। फिर वहां बच्चा सोचता है यार मैंने तो इतना अच्छा पेपर अटेम्प्ट करा था, नंबर क्यों नहीं आए, नंबर क्यों कट। आपने कहीं का सेक्शन कहीं पर भी लिख दिया है तो नंबर कैसे आएगा बच्चों? क्या कंटेंट है और क्या सेक्शन है, ये तो ध्यान रखोगे कि नहीं रखोगे? राम के सर पे रावण का धड़ या रावण के धड़ पे राम का सर नहीं लगाया जा सकता। और ये बिजनेस लॉज में सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है बच्चों के लिए कि हमें सेक्शन एक तो याद नहीं हुए, पहली चीज तो अब याद नहीं हुए तो फिर हम हर जगह वो प्रोविजन प्रोविजन ऑफ द एक्ट प्रोविजन ऑफ द एक्ट लिखते जाते हैं। यार हर जगह लिखते जाओगे एज पर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट एज पर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, तो कैसे चलेगा यार? रामबाण बोलती हूँ मैं इसको, भी ये तो एक ही बार चलता है ना, हर बार हर आंसर में एक ही चीज कैसे लिखोगे? बट क्या, ठीक है, जो भी, अब ये सेक्शन याद करने का अभी तो कोई समय है नहीं अपने पास, जितने याद है उतने ही बस आप रिपीट करिएगा। मैं 15 डेज की स्ट्रेटेजी में बोली थी, जितने याद है बस उतने ही रिपीट, उन्हीं को रिवाइज करते रहिए, नया कुछ भी। समझ रहे इतना? So please make sure you are reading the question paper and each and every single question very properly. Make sure you're putting up the answers in a proper manner. एक proper presentation, एक proper formatting बहुत ज्यादा जरूरी होती है आंसर के लिए। अपनी कॉपी को नीट एंड टाइडी एंड क्लीन रखना, ओवर राइटिंग अवॉइड करना, काटा पीटी अवॉइड करना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। तीसरी चीज, सही सेक्शंस कोड करना, सही केस लॉस कोड करना उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन्हें ठीक ढंग से नहीं लिखेंगे तो नंबर 100% कटेंगे, ये लिख के रख लीजिए, कटेंगे ही कटेंगे। और आपने पूरा आंसर सही लिखा और सेक्शन आप गलत लिखे है तो भी नंबर कटेगा, ये श्योर, ये श्योर। फिर तो बेहतर होगा आप सेक्शन छोड़ दीजिए, एक नंबर कटेगा, दूसरा तो मिल जाएगा। एंड दैट लास्ट बोनस वन, द लास्ट बोनस दैट आई टॉक्ड अबाउट, अंडरलाइनिंग विल हेल्प अ लॉट। आपके आंसर को पूरा अलग कर दे रहा है, एक नए डिफरेंस क्रिएट कर देता है अगर अंडरलाइनिंग हो जाती है, क्योंकि ये सेक्शन, केस लॉ या इंपॉर्टेंट वर्ड्स या फ्रेजेस को हाईलाइट कर देता है बच्चों। चेकर सिर्फ एक नजर मारते ही आइडेंटिफाई कर लेगा अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइटेड है तो, कि बच्चा क्या कहना चाह रहा है, एंड दिस गिव्स अ वेरी फेयर आइडिया। इट इज काइंड ऑफ प्रेजेंटिंग अ समरी ऑफ योर आंसर बाय अंडरलाइनिंग द इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे चैप्टर की समरी पढ़ते हो तो चैप्टर का आइडिया मिल जाता है ना, प्रेसी राइटिंग पढ़ते तो बीसीआर में क्यों लिखते हो? पूरे के पूरे कंसेप्ट, पूरे के पूरे पैसेज को शॉर्ट में कर दिया, प्रिसाइज कर दिया। ये अंडरलाइनिंग जो होती है ना, इट हेल्प्स अ लॉट, इट रियली 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 हेल्प्स अ लॉट, क्योंकि ये आपके आंसर को समराइज कर देती है। पहली नजर में मेरे सामने आंसर शीट आई और मैंने यहाँ पर ये देखा कि बच्चे ने सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स, फ्रेज, सेक्शन अंडरलाइन कर रखे, 1 मिनट में समझ आ गया बच्चा क्या कहता है। और जितना चेकर के लिए काम आसान हो जाएगा, उतना, जितना आपकी कॉपी इजी टू अंडरस्टैंड होगी, उतना अच्छा इंप्रेशन बनेगा और उतना अच्छा नंबर मिलेगा। यार इफ द आंसर शीट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड चेक, ऑब्वियस ही बात है ना, एंड इफ इट्स डिफिकल्ट, एक आंसर शीट में लगे हुए समझ ही नहीं आ रहा, पहले तो हैंड राइटिंग ऐसी, हाथी घोड़े दौड़ रहे, चीटा मकोड़ा दौड़ रहा, कोई इधर गिर रहा, कोई उधर गिर रहा, कोई आपस में ही इतना घूम गया कि कहाँ गया समझ नहीं पड़ा, ई है कि ओ है कि यू है समझ ही नहीं। ये सब नंबर काटने के पैरामीटर्स, ये सब नंबर गवाने के कारण। सो रिमेंबर दीज थ्री थिंग्स, मेक श्योर जितना पॉसिबल हो सके उतने अच्छे से नीटली और क्लीनली अपनी कॉपी को रखिए, आंसर प्रॉपरली लिखिए, फ्रेमिंग प्रॉपर रखिए, और अगर कोई आंसर बीच में कहीं गड़बड़ हो भी जाता है, गलत हो भी जाता है कि आपने
कुछ और लिखना चाह रहे थे, कुछ और हो गया, उसे काटिए। अगर लगे तो जगह छोड़ के आगे बढ़ जाइए और नहीं तो अगले ही आंसर को वहाँ से लिखिए। उसको लेके परेशान मत होइए, वहीं मत बैठ जाइए, वहीं मत अटक जाइए कि एक आंसर गलत हो गया और अरे बाप रे! अब मैं क्या करूँगा? अरे नहीं, आगे का लिखो। आगे का लिखोगे तो और नंबर मिलने का चांस रहेगा। एक ही पे अटक गए और वहीं बैठ के रोने लग गए और परेशान हो गए कि अब मेरा तो गलत हो गया और मैं तो फेल हो गया। तो सही में हो जाओ। इतना खुद के लिए नेगेटिव बोलोगे। तो गलत हो गया कोई बात नहीं, ऑब्वियस ये चीजें हो जाती है कई बार। काटा, अगला आंसर लिखा और आगे बढ़े। वहीं के वहीं नहीं रुक जाएंगे, वहीं के वहीं नहीं गिर जाएंगे, क्योंकि वहां से तो फिर आगे बढ़ने का चांस ही नहीं। आगे का लिख लेंगे तो कम से कम कहीं और आगे से मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे, प्रॉपरली मिल जाए। ठीक है बच्चों, तो इतनी सारी चीजें आप लोगों को करना है मेरे एंड से। ये 3 ट्रिक्स अलोंग विद दैट वन वेरी इंपॉर्टेंट बोनस ट्रिक थी अपने बिजनेस लॉस के पेपर के प्रेजेंटेशन को सुधारने के लिए। एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट वंस यू गो थ्रू ऑल दीज थिंग्स एंड keep a track of all these tricks, nobody can stop you from securing really good marks in your business loss paper. पूरी उम्मीद है मुझे कि आप बहुत अच्छे नंबरों से पास होंगे। मेरी सारी शुभकामनाएं आप सारे लोग के साथ है। पढ़ के आइए, परीक्षा को बहुत अच्छे से देकर के आइए एग्जाम को, ताकि हम जब रिजल्ट आएगा तब वैसे ही सेलिब्रेट करेंगे। विशिंग यू ऑल अ वेरी गुड लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस टू वेल। दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड इन टुडेस वीडियो। मैं आपसे आगे जल्दी ही मिलने वाली हूँ, तब तक ध्यान रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं करे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नीचे कमेंट में अपना फीडबैक जरूर डालिए। नमस्ते।